नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग, ऑल बैंकिंग के दोस्तों प्रीवियस आपके जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है, जो पुराने एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखो, ऑल बैंकिंग मतलब ऑल बैंकिंग जितने भी आपके पीओ है ना, या फिर उसके अलावा क्लर्क है, ठीक है दोस्तों, क्लर्क है या एसबीआई है, सभी की एग्जाम इसमें हम लोग कवर करेंगे। सभी का जो पैटर्न है वो कवर करेंगे। खास कर अगर मैं बताऊं आप किस पर आपको जो फोकस करना है वो है आपका एसबीआई क्लर्क, ठीक है दोस्तों, एसबीआई क्लर्क। और उसके अलावा जो भी बैंकिंग से रिलेटेड आपकी एग्जाम्स हैं वो सभी का सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। आप देखो फर्स्ट में मैंने क्या हेडिंग डाली हुई है, यहाँ पर हमारे पास है एरर करेक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग एरर करेक्शन के करेंगे, फिर दूसरे जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस है, पैरा जंबल रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस है, उसके अलावा जो है क्लोज टेस्ट का क्वेश्चंस भी आता है बैंकिंग के एग्जाम में। तो वो सभी अलग अलग जो पैटर्न है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और एरर करेक्शंस के हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं और एरर करेक्शन का तरीका आपको पता है कैसे करना है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों देखो, ये हमारे पास जो है ए बी सी डी और ई जो है 5 ऑप्शंस है, और उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है उसके अंदर आपका एरर है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीपल एरर हो, है ना, मल्टीपल ऑप्शंस में आपका रॉन्ग हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि नो एरर हो, कोई एरर ही ना हो। तो जो भी राइट ऑप्शन है जिसमें आपका एरर आ सकता है उसमें आपको क्या करना है, टिक लगाना है। टिक, इस तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा क्या तरीका है इसको करने के लिए, जो मेरा तरीका है, मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं उसको पढ़ता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आप कुछ भी लिखा है, चाहे एक वर्ड लिखा है या फिर एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा है या फिर एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, सबसे पहले आपको एक 30 to 40% उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात हो रही है ना। सीधा दोस्तों ट्रिक भी नहीं लगाना है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सीधा ट्रिक ढूंढते हैं, है ना, सीधा जो वर्ड है या सीधा हमारे पास जैसे ये ए है तो इसमें क्या है, कौन सी ट्रिक आ रही, सीधा आप कंसेप्ट रूल पे भी मत जाया करो, है ना। सबसे शुरू में क्या करना चाहिए, एक बार पूरा उसको पढ़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट हो जाता है ना, कि सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि ये एग्जैक्टली ये किसके बारे में है ना। उससे फिर क्या होता है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक कुछ रूल्स वगैरह फिर सब कुछ पकड़ने लगता है और आपके लिए जो है चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं पहले इसको समझें। देखो, इट इज वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट विद इन अ डिकेड। ठीक है, विद इन अ डिकेड ये बोला जा रहा है। एक बार और इसको पढ़ते हैं। इट इज वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट, ठीक है, विद इन अ डिकेड। तो ये विद इन अ डिकेड जो है एक तरह से एक फ्रेज है और इसका क्या मीनिंग है कि बिल्कुल एक दशक के अंदर ये जो है पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगा। मीनिंग इसका समझ लेते हैं। इट इज वाइडली बिलीव, ये बहुत ही अधिकतम जो लार्ज स्केल पर ये विश्वास किया जाता है कि विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ऐसे विलेज, ऐसे गांव जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न छोर पर है इंडिया के, वो जो है वो क्या हो जाएंगे, वो वाइप्ड आउट हो जाएंगे, पूरी तरीके से बह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे पानी के कारण 10 सालों के अंदर, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव है। ठीक है, अब ये तो था इसका मीनिंग कि भाई ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि 10 सालों के अंदर, एक दशक के अंदर जो है ईस्ट साइड में, ठीक है, जो जितने भी जो कोस्ट है, जो कोस्टल एरियाज के जो शहर है वो पूरी तरीके से कोस्ट जो है पूरा वाइप्ड आउट हो जाएगा, बह जाएगा, वहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा, उसका नामो निशान जो है नहीं रहेगा, ये इसका मीनिंग है। अब चलिए तो देखते हैं
स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रूल्स वगैरह देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज, ठीक है, शुरुआत किससे हो रही है, इट से शुरुआत हो रही है। अब इट हमारा क्या है, इट दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है। अब इट हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, इट हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आप देखो कि इट के बाद जो है सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। इट और इज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का जो एग्रीमेंट है वो एकदम प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइडली, देखो वाइडली क्या है, वाइडली जो है हमारा एडवर्ब है दोस्तों, क्या है, वाइडली हमारा एडवर्ब है, ठीक है। अब ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये बता रहा है बिलीव के बारे में। अब आप देखो दोस्तों कि इट इज वाइडली और उसके बाद सीधा आपका वर्ब आ गया है ना, तो ये ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों ये जो आपका वर्ब है ये इन्फिनिटिव का वर्ब है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, देखो सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, और खास करके कौन से हेल्पिंग वर्ब, टू बी के हेल्पिंग वर्ब आए, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर ये जो वर्ब आपका आता है, ये वर्ब आपका जो है ये सेकंड फॉर्म का आने वाला है। कौन से फॉर्म का आने वाला है, सेकंड फॉर्म का वर्ब आने वाला है। और ऐसे वर्ब को इस स्ट्रक्चर को आप याद रखो, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो आपका रूल है, ये स्ट्रक्चर आप याद रखो कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद जो है टू बी आया। टू बी के अंदर क्या आ सकता है भाई, टू बी के अंदर या तो आपका इज आ सकता है, ठीक है, या फिर एम आ सकता है, या फिर आर आ सकता है। और अगर ये पास्ट टेंस में है तो क्या आ सकता है, वॉज आ सकता है, या फिर वर आ सकता है। और अगर ये फ्यूचर में है तो क्या आ सकता है, विल बी आ सकता है, या फिर शैल बी आ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखो। इसके बाद जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या बोला जाता है, इन्फिनिटिव्स, इनफाइनाइट्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या फिर नॉन फाइनाइट्स भी इसको बोलते हैं। और ये जो सेंटेंस हमारा जो है ये पूरा का पूरा पैसिव फॉर्म में होता है दोस्तों। कौन से फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म का हमारा ये सेंटेंस होता है। इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पैसिव फॉर्म का आपका सेंटेंस है दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं, तो इट इज वाइडली बिलीव नहीं होने वाला है, इसके बदले हम लोग कर देंगे क्या, बिलीव्ड, ईडी लग जाएगा। तो एक एरर हमारा जो है ए के अंदर आ गया, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा एरर का पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। दैट द विलेज इज सिचुएटेड, अच्छा क्या विश्वास है लोगों में, क्या मान्यता है, क्या माना जाता है कि, है ना, दैट का क्या मतलब है यहाँ पर कि, द विलेज विच इज, विलेज जो कि, कहाँ, देखो यहाँ पर भी सेम है, विच उसके बाद इज उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, कि जो वो जो विलेज है जो कि क्या है, सिचुएटेड है, कहाँ पर, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ दोस्तों, ईस्टर्न कोस्ट है किसका, इंडिया का। और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो विल बी आया और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया। देखो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि विल बी वाइप्ड आउट, ये आपका क्या है, वाइप्ड आउट, एक फ्रेजल वर्ब है। वाइप्ड आउट का मतलब होता है नष्ट हो जाना पूरी तरीके से, निस्तो नाबूद हो जाना पूरी तरीके से, वहां से बह जाना, ठीक है, हट जाना एक तरह से, वो आ गया आपका। तो विल बी वाइप्ड आउट विद इन अ डिकेड, ये वापस आपका एक फ्रेज है कि एक दशक के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाइप्ड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विद इन अ डिकेड इस तरीके से मतलब, और कहीं पर भी कोई भी एरर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं है, केवल हमारा ए वाले पार्ट में एरर है। इसका मतलब ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला दोस्तों। Yesterday I had surprisingly come across an old friend of mine when I was heading towards the town area, ठीक है। क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि yesterday I had surprisingly come across an old friend of mine, कि कल जो है
कब की बात हो रही है? कल की। अब यस्टरडे में दो होते हैं, कल दो होते हैं, एक यस्टरडे होता है और दूसरा आपका टुमारो होता है। भाई यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब आने वाला कल। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, है ना। यस्टरडे को जो है टुमारो की तरह लगा देते हैं, आई विल मीट यू यस्टरडे। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? आई विल मीट यू टुमारो। क्यों? वे लगाया, फ्यूचर है तो इधर टुमारो आ जाएगा। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से मिला, कल मिला, बीते हुए कल। इसका मतलब ये आपको क्लियर रखना है। तो ये जो यस्टरडे है दोस्तों, ये यस्टरडे आया तो एक चीज आप दिमाग में रख लो कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का होने वाला है। कौन से टेंस का होने वाला है? आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का आने वाला है। अब देखते हैं आगे, इसका मीनिंग पहले हम समझते हैं कि यस्टरडे आई हैड सरप्राइजिंगली कम अक्रॉस, है ना। कम अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी से टकराना, किसी से मुलाकात होना, है ना, एकदम एक्सीडेंटली मुलाकात होना, है ना। कम अक्रॉस मतलब मुलाकात होना। ठीक है, मिलना या फिर मुलाकात होना। तो कम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, ये भी बोलने का तरीका है। ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन मतलब मेरा कोई पुराना मित्र, है ना, मेरा पुराना मित्र, इस तरीके से बोलते हैं। फ्रेंड ऑफ माइन ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया कि मेरा कोई पुराना मित्र जो है उससे जो है मैं सरप्राइजिंगली, अचानक से जो है बिना मतलब मैंने ये चीज उम्मीद नहीं की थी और मैं उससे टकरा गया, उससे अचानक वो मेरे सामने आ गया। व्हेन, और कब आया? जब। ठीक है, कब आया? जब आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स, जब मैं हेडिंग टूवर्ड्स, वापस आपका एक फ्रेजल वर्ब है। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये। हेडिंग टूवर्ड्स आपका क्या है? फ्रेजल वर्ब है कि जब मैं हेडिंग टूवर्ड्स मतलब की ओर जाना, किसी की ओर, किसी की तरफ जाना, किसी डायरेक्शन की बात हो रही है, वो किसी दिशा में किसी की ओर जा रहा था, तो किसी की ओर जाना, किसी और जाना। ठीक है, किसी और जाना, किसी की ओर रुख करना, किसी की ओर, किसी की तरफ जाना। वो किस तरफ जा रहा था? टाउन एरिया की तरफ जब वो जा रहा था। तो इसका मीनिंग दोस्तों क्लियर हुआ कि यस्टरडे, कल क्या हुआ कि मैं एकदम सरप्राइजिंगली, अचानक जो है मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही पुराना जो मेरा मित्र था उससे। और व्हेन आई वाज हेडिंग, जब मैं कब जा रहा था, किस ओर जा रहा था? मैं जा रहा था टाउन एरिया की तरफ जो है, जब मैं जा रहा था तब मेरी जो है उससे क्या हुई? मुलाकात हुई। तो ये तो था हमारा क्या, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मीनिंग। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है इसके अंदर। आप देखो, जैसे कि मैंने बताया यस्टरडे है या टुमारो हो। देखो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, जैसे यदि आपका या तो यस्टरडे हो, क्या हो दोस्तों? यस्टरडे हो, या फिर लास्ट ईयर हो, या फिर प्रीवियस ईयर हो। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर हो। इस तरह के कोई भी शब्द जो पास्ट को इंडिकेट करते हो, ऐसे कोई भी शब्द जो पहले पिछली कोई बातें बताते हो, तो आप समझ जाओ कि ये हमारा जो है पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब यहां पर आप देखो कि आई हैड सरप्राइजिंगली कम, तो ये हैड आ गया आपका, और उसके बाद जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये कम थर्ड फॉर्म है ना। कम में क्या होता है दोस्तों? कम, केम, कम, फिर ये आपका केम, और फिर ये आपका वापस कम। इसका मतलब ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो कि सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम होता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है आपको क्या लगाना है? सीधा सिंपल पास्ट लगाना है। मतलब एक तो हैड नहीं आने वाला है। ये आपका जो है पास्ट का परफेक्ट टेंस है,
भाई हैड और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, इसका मतलब ये आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस है, वो नहीं लगाना है आपको। सिंपल हैड काट दो, सरप्राइजिंगली कम के बदले जो है क्या हो जाएगा, केम। केम आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब एरर जो है दोस्तों वो हमारा किस पार्ट में है, ठीक है, ए वाले सेक्शन में हमारा एरर है। आगे देखते हैं, कम अक्रॉस कहाँ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड, ये बिल्कुल सही है इस तरीके से लिखना कि मेरा एक पुराना दोस्त है ना। जब व्हेन आई वॉज हेडिंग, जब मैं जा रहा या जा रही थी, कहाँ की ओर, टूवर्ड्स द टाउन एरिया की ओर जब मैं जा रहा था तब मैं उससे मिला। मतलब बाकी के अंदर हमारा कोई भी एरर नहीं है, ए वाले पार्ट में दोस्तों हमारा एरर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 2 एरर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है दोस्तों, मीनिंग समझते हैं। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर हिज डास्टर्डली एक्ट एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम, है ना। क्रिमिनल जो है वो क्या हो गया, उसको क्या कर दिया गया, उसको सेंटेंस्ड की कर दिया गया, कैसे, टू डेथ, मौत पर। अब ये सेंटेंस्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस जो है इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक वर्ड जो होता है सेंटेंस, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वाक्य जो हम बोलते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये आपका एक क्या है, सेंटेंस है। तो उस तरीके से इसका मीनिंग हो गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, वो सेंस में इसका मीनिंग हो जाएगा। एक तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, और दूसरा एक और मीनिंग होता है सेंटेंस का, इसका मतलब होता है जेल्ड, है ना, जेल में डाल देना, सजा दे देना, ये उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो मीनिंग है आपका यही हो रहा है कि क्रिमिनल की बात हो रही है, जो क्राइम करता है, ठीक है, उसको क्या किया गया, उसको सेंटेंस किया गया। देखो वॉस और उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये आपका पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस, और ये जो है क्या है, इन्फिनिटिव्स है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव्स है। तो उसको सेंटेंस किया गया टू डेथ, मतलब मौत की उसको सजा दी गई। फॉर हिज, क्यों दी गई, उसका कारण क्या है, फॉर हिज डास्टर्डली। दोस्तों डास्टर्डली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, बहुत ही ज़्यादा हैवानियत भरा, हैवानियत भरा जो है, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल जो है, उस एक्ट के कारण, उस कार्य के कारण जो उसने किया, उस कृत्य के कारण जो उसने किया, ठीक है। एंड वॉज हंग, और उसको क्या कर दिया गया, हंग कर दिया गया, फॉर हिज क्राइम, उसका जो भी क्राइम है उसके कारण क्या किया गया, उसको हंग, लटकाया गया फांसी पर। अब देखते हैं कहाँ पर क्या हमारा एरर आ रहा है। देखो शुरुआत किससे हो रही है, द क्रिमिनल पर। अब ये क्रिमिनल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये बिल्कुल वॉज आपका पास्ट टेंस का सिंगुलर वर्ब है, इसके अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वॉज सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए वाला जो है हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं, सेंटेंस टू डेथ, ये बिल्कुल एक फ्रेज होता है, सेंटेंस टू डेथ मतलब जब तक मौत हो जाए, मौत की सज़ा, उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, सेंटेंस टू डेथ, इसी तरीके से कहा जाता है उसको, ठीक है। और किस कारण से, देखो यहाँ पर जो है उसका एक कारण बताया जा रहा है कि किस कारण से, फॉर हिज डास्टर्डली, उसका जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, ये डास्टर्डली क्या है, ये एक एडवर्ब है ना, और बहुत ही ज़्यादा भयावह, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रूअल क्या एक्ट, उसकी जो कृत है उसके कारण, और इसके उसको साथ साथ क्या किया गया, वॉज हंग। तो ये इसका कौन सा फॉर्म आने वाला है, सेकंड फॉर्म आने वाला है। सेकंड फॉर्म तो ये है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल नए तरीके का एरर है ना, बहुत ही नए तरीके का एरर है। आप देखो कि ये जो हंग है इसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैंग, ठीक है। क्या मतलब होता है, हैंग। बट दोस्तों हैंग के 2 मीनिंग होते हैं, ठीक है। हैंग जो शब्द है उसका 2 मीनिंग होता है। एक हैंग का मतलब होता है कि लटकाना, फांसी पर जो लटकाते हैं, उस सेंस में एक मीनिंग हो जाएगा। एक फांसी पर लटकाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक हैंग जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, पनिशमेंट के तौर पर उसको इस्तेमाल हम करते हैं। कैसे, एक हैंग का मतलब है पनिशमेंट देना, है ना, और दूसरा जो हैंग है उसका मतलब होता है लटकाना या फिर स्विंग करवाना, झुलाना,
ठीक है, इस सेंस में होता है। अब दोस्तों इसका जो सेकेंड फॉर्म है, पनिशमेंट वाला जो हैंग हम लिखते हैं, इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो होता है हैंग्ड। क्या होता है? हैंग्ड होता है। इसका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हैंग्ड होता है और वर्ब का थर्ड वाला जो फॉर्म है वो भी हैंग्ड ही होता है। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों के दोनों हैंग्ड है ना। और इसका जो स्विंग वाला, जिसमें हैंग करना मतलब एकदम लटका के रखना, स्विंग करना, उस सेंस में जो बात हो रही है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है हंग। ठीक है, ये हंग जो है ये V2 फॉर्म है बट किसी और मीनिंग वाले हैंग शब्द का। तो ये आपको याद रखना है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर ये जो हैंग का सेकेंड फॉर्म है किस सेंस में यूज हो रहा है? क्या हम पनिशमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं या फिर क्या हम उसको सिंपल स्विंग करने की बात कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ऐसे झूले के सेंस में बात कर रहे हैं, या मोशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम किसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं? नहीं, हम मोशन की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उसको पनिशमेंट देने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो हंग है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसके बदले हैंग्ड जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है ना। क्या राइट होने वाला है आपका? हैंग्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म। हंग जो है वो दूसरे मीनिंग वाले हैंग के लिए होता है, उसका सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा एरर जो है सी वाले पार्ट में एरर हमारा आ गया। आगे देखते हैं। फॉर हिज क्राइम, किसके लिए उसको हैंग किया गया? भाई उसके जो क्राइम जो उसने कृत किया, उसने जो कुकृत किया, जो क्राइम किया, उस क्राइम के लिए उसको क्या किया गया? फांसी पर लटकाया गया। तो यहाँ पर पनिशमेंट के सेंस में हैंग्ड सही हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली come from Asia and Africa where the demographies are still favorable for high income growth। क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि जो नई परचेसिंग पावर है वो इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम, वो कहाँ पर आती है? लोगों की जो परचेसिंग पावर, लोगों की जो खरीदने की जो कैपेसिटी है, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो ताकत या पावर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस क्षेत्र से आ रही है? वो कौन से क्षेत्र से ज़्यादा आ रही है? एशिया और अफ्रीका जो है उस क्षेत्र में से ज़्यादा आ रही है, जहाँ की क्या हो रहा है? जो डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स जो है आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ की, जहाँ की जो डेमोग्राफिक्स है वो आज भी क्या है? फेवरेबल है, वो पक्ष में है बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम ग्रोथ के मायने से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू परचेजिंग पावर के बारे में। तो अब ये न्यू परचेजिंग पावर, इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पावर। ठीक है, पावर जो है हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा पावर? कैसा पावर? न्यू परचेजिंग पावर। तो ये जो है पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव किसके लिए? पावर के लिए। तो आप देखें कि न्यू परचेजिंग पावर, ये फ्यूचर टेंस का आपका सेंटेंस है, तो विल बिल्कुल आपका सही है, फ्यूचर टेंस है। तो विल इंक्रीजिंगली, ये इंक्रीजिंगली जो है आपका क्या है? वापस से एक एडवर्ब है और वो किसके लिए यूज हुआ है? वो यूज हुआ है इधर कम के लिए। तो कम फ्रॉम कहाँ से आया? भाई ये जो परचेजिंग पावर, देखो विल के बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर कि विल के बाद जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं नजर आ रही है। आप देखो कि फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए इसको राइट नहीं लगाते हैं, कि फर्स्ट वाले में हमारा कोई भी एरर नहीं है। आगे देखते हैं। तो कम फ्रॉम कहाँ से आया हुआ है? एशिया और अफ्रीका से आया है, कि जहाँ की जो डेमोक्रेसी, जहाँ पर की जो डेमोग्राफिक्स है। अब ये डेमोग्राफिक्स का दोस्तों हमको समझना पड़ेगा। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है, ये जो स्पेलिंग का वर्ड आपका लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन। रिकॉर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन। आप इसको एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन बोल सकते हो, है ना। कैसी पॉपुलेशन? स्पेसिफिक पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का कोई हिस्सा। जैसे अगर आपको सारे बच्चों का एक वो चाहिए, एज ग्रुप चाहिए, मान लो
you want to know how many children are living in particular area under the age of 14 years, है ना। सपोज आपको पता करना है कि 14 वर्ष के अंदर अंदर कितने बच्चे जो है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक्स, है ना। कि यू कैन से कि डेमोग्राफिक्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन पर्टिकुलर एरिया इज दिस मेनी, 2 मिलियन 3 मिलियन, तो वो उसका अमाउंट हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से डेटा है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है, एक तरह से पूरा का पूरा एक उसका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मीनिंग वाइज ये वर्ड नहीं लगने वाला, ये भी आपका जो है मीनिंग का एरर है ना, ग्रामर का एरर नहीं है, टेंस का एरर नहीं है। ये पूरी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है बैंकिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल नए तरीके का कोई एरर होता है, आपको बहुत दिमाग लगाना होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप केवल टेंस या रूल्स वगैरह याद करके चले जाएं और आपका काम हो जाएगा। आपको जो है उसको डीप, बिल्कुल उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये एग्जैक्टली इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या हमने जो यहाँ पर इसको यूज़ किया है, क्या इसका प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है, वो हमको पता करना पड़ेगा। अब आप देखो कि इसका डेमो, क्या हम यहाँ पे किसी प्रकार के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, क्या आप बताओ। देखो न्यू परचेजिंग पावर जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंगली वो कहाँ से आता है, एशिया और अफ्रीका से आता है, जहाँ पर कि जो डेमोग्राफिक्स है, मतलब जो रिकॉर्ड्स है वो स्टिल फेवरेबल है। रिकॉर्ड कैसे हैं, फेवरेबल है किसके लिए, हाई इनकम ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है डेमोग्राफिक्स ये आपका नहीं होगा दोस्तों, इसके बदले आपका एक वर्ड है डेमोग्राफी। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशन, ठीक है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ दैट एरिया, है ना। डेमोग्राफी मतलब आप एक तरह से कंडीशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी जो साइंस, उसकी जो स्टडी है, उसको कहा जाता है डेमोग्राफी। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड है वो क्या है, डेमोग्राफी। अब यहाँ पर देखो डेमोग्राफिक्स एस लिखा है, ये आपका क्या है, प्लूरल है। तो उसके हिसाब से आप देखें कि यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। बट अगर हमारा यही शब्द रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके आने वाला जो वर्ब है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, राइट वर्ब इज हो जाएगा। तो एरर जो है ये पूरा है, डेमोग्राफी इज, ये राइट होगा, इज स्टिल फेवरेबल, है ना। मतलब सी वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमारा एरर है। फॉर हाई इनकम ग्रोथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से पढ़ते हैं कि न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफी इज स्टिल फेवरेबल। जहाँ की जो कंडीशन है, हालत है एरिया की, क्षेत्र की, वो आज भी जो है सकारात्मक है, फेवरेबल है हाई इनकम ग्रोथ के लिए, उसके पक्ष में है, ठीक है। तो सी वाले में हमारे पास एरर है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं और ये जो 2 क्वेश्चंस वापस हमारे एरर के हैं। चलिए पढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वेदर रिच और पुअर as well as the principal of the college was laughing at the joke the speaker cracked। अब इसमें क्या इसका मीनिंग है, ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चे, वेदर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, सभी बच्चे, एज वेल एज, और उनके साथ साथ और कौन, उनके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग हंस रहे थे। किस पर, एट द जोक द स्पीकर क्रैक्ड, उस जोक पर जो कि स्पीकर ने क्रैक किया, स्पीकर ने बोला, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया कि सभी के सभी जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो रिच हो या फिर वो पुअर हो, और उसके साथ साथ एज वेल एज, मतलब उसके साथ साथ जो है प्रिंसिपल जो है और कॉलेज के, वो हंस रहे थे। एट दी जोक द स्पीकर क्रैक, उस जोक पर हंस रहे थे जिस पर कि वो स्पीकर, जो कि उस स्पीकर ने क्रैक किया। क्रैक करने का मतलब, जोक क्रैक करने का मतलब जोक कहना, ठीक है, जोक बोलना जिससे सबको
हंसी आ जाए इस तरीके से। अब आप देखो कि ये तो हो गया हमारा मीनिंग। अब हम इसके देखते हैं एरर क्या आ गया। देखो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, ऑल द स्टूडेंट, सभी बच्चे। दोस्तों इसके बाद क्या है, हमारा कॉमा है और उसके आगे क्या लिखा है, वेदर रिच और पुअर। ये वेदर रिच और पुअर किसके लिए यूज किया है दोस्तों, वेदर रिच और पुअर जो है आपका किसके लिए इस्तेमाल किया गया, स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका क्या है, एक तरह का फ्रेज है दोस्तों, ये आपका फ्रेज है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। इसका मतलब ये केवल वेदर रिच और पुअर एक तरह से आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, इसको हम क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम फ्रेज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। कि ये आपका क्या है, एक क्लॉज है। और किसका क्लॉज है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया, ये सब्जेक्टिव क्लॉज है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसने हमको दे दी, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से क्लॉज है। अब मान लो इसको हम हटा लेते हैं, है ना, इसको आप एक तरह से हटा दो तो क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल, इस तरीके से हो जाएगा। ऑफ द कॉलेज कि सारे स्टूडेंट और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज जो है। अब इसका एक आपके सामने रूल बनता है, क्या रूल बनता है, देखो ऑल द स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स हैं, इसको हम मान लेते हैं नाउन 1, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया हमारा, एज वेल एज, और इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसको हम मान लेते हैं नाउन 2। तो एक रूल है दोस्तों, क्या रूल है कि नाउन 1 उसके बाद अगर आपके पास इस तरह के कोई कंजंक्शन आते हैं जैसे कि एज वेल एज, ठीक है, ये हो गया, या फिर along with, ठीक है, along with हो गया, या फिर with, या फिर together with, ठीक है, क्या होगा, together with, या फिर accompanied by, ठीक है ना, accompanied by, इस तरह के आपके कोई भी, है ना, कोई भी जो ऐड करने वाले कोई भी कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करते हैं, उसके बाद जो है नाउन 2 आता है। ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगा ना दोस्तों, जो वर्ब होगा वो वर्ब किसके हिसाब से होगा, वो वर्ब आपका होगा अकॉर्डिंग टू क्या दोस्तों, नाउन 1, नाउन 1 के हिसाब से वो वर्ब आपका आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, ऑल द स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा है, कैसा नाउन है ये आपका, प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये आपका क्लॉज हो गया, इसको आप हटा दो। एज वेल एज उसके साथ साथ आ गया द, इफ द प्रिंसिपल, ये कैसा नाउन है आपका, सिंगुलर नाउन है, कहाँ की, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब ये देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, वर्ब, और ये वर्ब हमारा सिंगुलर है, तो वॉज यहाँ पर नहीं होने वाला है, उसके बदले जो है आपका क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वर लाफिंग एट द जोक द स्पीकर क्रैक्ड, वो लोग क्या कर रहे थे, उस जोक पर हंस रहे थे जो कि स्पीकर ने कहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो एरर आपको समझ में आया दोस्तों, ये आपका नाउन का एरर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि एज वेल एज आया, या फिर अलोंग विथ आया, टुगेदर विथ आया, अकम्पनीड बाय आया, इस तरह के कोई भी आपके कंजंक्शंस आते हैं, उसके जस्ट बाद में कोई दूसरा नाउन आता है, जानबूझकर दोस्तों ये वाला जो नाउन होता है ना, सेकंड वाला, और आपका जो वर्ब होता है ना, उसका एग्रीमेंट बिल्कुल शो होता है। मतलब कि अगर जानबूझकर उन्होंने ये दिया है प्रिंसिपल सिंगुलर, ताकि हमें क्या लगे कि ये प्रिंसिपल तो हमारा सिंगुलर है, ठीक है, और उसके बाद वॉज आया, तो वॉज जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि इधर जो नाउन है वो सिंगुलर है। बट ऐसा नहीं है, आपके पास दो नाउन है, ठीक है। आपको ये देखना है, रूल भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वो जो नाउन है, वो जो वॉज है, हेल्पिंग वर्ब है, वो इस प्रिंसिपल के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखना है। और स्टूडेंट्स जो है वो हमारे क्या है, प्लूरल है, इसलिए जो है हमारा ये क्या होने वाला है, प्लूरल ही होने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है बिल्कुल। ये रूल्स जो है आप लोग याद रखो, दिमाग में रखो, ठीक है। चलिए 6th देखते हैं, द यंग वुमेन हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ ईयर बट शी हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम फॉर अस।
ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि द यंग वुमेन हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ ईयर। एक जो यंग वुमेन है, ठीक है, जो नौजवान वुमेन है, जो कि है ना, जो कि हु इज वॉचिंग, जो कि देख रही है, क्या देख रही है, टेलीविजन। कहाँ पर, इन दैट रूम, उस रूम में, ठीक है, उस रूम में जो कि टेलीविजन देख रही है, लिव्ड हियर, वो रही है यहाँ पर, ठीक है, फॉर मोर देन अ ईयर, एक वर्ष से ज़्यादा समय के लिए वो यहाँ पर रही है, ठीक है, वो यहाँ पर रहती थी, इस तरह के एक से ज़्यादा वर्ष के समय के लिए वो यहाँ पर रहती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन शी हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, शी हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम फॉर अस, उसने कभी भी हमारे लिए जो है कोई परेशानी वो क्रिएट नहीं की, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। देखो स्टार्टिंग क्या हो रही है आपकी, कि यंग वुमेन के बारे में बात हो रही है। अब यंग वुमेन जो, देखो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखो कि ये जो वुमेन शब्द है, ठीक है, ये आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि वुमेन सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है। एक होता है WOMEN वाला, जो कि क्या होता है आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि ई आया है ना, ये आपका प्लूरल, बहुत सारी औरतें जिस तरह से बोला जाता है, और ये ए आया मतलब ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे ई होता तो फिर हमारा ये प्लूरल नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है आपका ए है, इसका मतलब ये वुमेन जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब देखो ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका आ गया, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, ये है इस पर्टिकुलर नाउन के लिए, मतलब ये जो है इसका एंटीसीडेंट है दोस्तों। क्या है, एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है, जिसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो हु हम जिसके लिए उपयोग में लाते हैं उस वर्ड को जो है एंटीसीडेंट कहता है। और एक और कमाल की बात है कि ये हु जिसके लिए प्रयोग में लाया गया है ना, देखो ये वुमेन हु इसके लिए यूज हुआ हु, और इसके जस्ट बाद में जो वर्ब आएगा वो भी इसके हिसाब से होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब अगर ये आपका अगर ये शब्द जो है आपका सिंगुलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो वर्ब है हु के जस्ट बाद वाला वो भी सिंगुलर होगा। अगर ये वाला वर्ड आपका प्लूरल है उस कंडीशन में ये वर्ब ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये दोनों का जो अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट है वो बिल्कुल बराबर है, अप्रोप्रिएट है। अब देखो हु इज वॉचिंग, ये आपका कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है कि जो कि देख रहा है, क्या देख रहा है, देख रही है टेलीविजन। इसका क्या मतलब है कि ए वाले पार्ट में कोई भी एरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ए वाला जो ऑप्शन पार्ट है हमारा क्लियर है। आगे देखते हैं, इन दैट रूम, उस रूम में है ना, लिव्ड हियर, अब देखो रही, वो रही यहाँ, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लिव्ड हियर है ना, फॉर मोर देन अ ईयर। अब दोस्तों ये जो वर्ड है देखो, इसने आपकी दिमाग की घंटी खोल के रख दी। किस वर्ड ने, इसने, फॉर मोर देन अ ईयर। कैसे खोल कर रख दी दिमाग की घंटी दोस्तों, कि ये फॉर आया, ठीक है, क्या आया, फॉर प्रीपोजिशन आया, और उसके बाद देखो मोर देन ईयर मतलब टाइम की बात हो रही है ना, ईयर है मतलब किसकी बात हो रही है, टाइम की ये बात हो रही है। तो दोस्तों जो आपने रूल्स पढ़ा था, टेंस जो पढ़ा था, टेंस में आपको कुछ याद आया कि सिंस और फॉर हम कब लगाते हैं, किस वाले हमारे फॉर्मूले में लगाते हैं, किस वाले टेंस के हमारे स्ट्रक्चर में हम लोग सिंस और फॉर लगाते हैं, याद आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग लगाते हैं सिंस और फॉर, और उसके जस्ट बाद में जो है क्या लगता है, टाइम का फ्रेज लगता है। तो वहां पर ईयर आ गया ना, मतलब टाइम का फ्रेज है। तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब इसके अंदर जो है क्या होगा, हैज बीन या क्या होगा, हैज या फिर हैव, और उसके बाद जो है क्या आने वाला है, बीन आने वाला है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी
और उसके बाद जो है सिंस या फिर फॉर, है ना, और उसके बाद जो है टाइम का जो भी फ्रेज है वो आपका आने वाला है। तो यहाँ पर जो है ये जो सिंपल पास्ट है ये आपका नहीं होने वाला है, उसके बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट रूम, देखो ये लिव्ड नहीं होगा, हैज बीन लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। क्यों हैज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, और वुमेन जो है वो क्या है, सिंगुलर है। तो अगर वुमेन सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर हैज और उसके साथ जो है बीन और उसके बाद लिव्ड का बन जाएगा लिविंग। क्या बन जाएगा, हैज बीन लिविंग जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। और उसको देखो, देन हैज बीन लिविंग मोर देन एन ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय से वो यहाँ पर रहती आ रही है, इस तरीके से। लेकिन अब क्या, शी हैज़ नेवर क्रिएटेड, ये आपका परफेक्ट टेंस, शी हैज़ नेवर क्रिएटेड, उसने कभी भी क्या नहीं किया, कोई भी उत्पन्न नहीं किया। यहाँ पर क्रिएट मतलब उत्पन्न करना, क्या उत्पन्न नहीं किया, किसी प्रकार की बाधा, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम हमारे लिए, फॉर अस। तो ये भी जो है हमारा बिल्कुल प्रॉपर है। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, यंग वुमेन हु इज वॉचिंग, जो कि देख रही है टेलीविजन, इन दैट रूम, उस रूम में। अब ये वुमेन का ये वर्ड है हैज बीन लिविंग हियर, जो कि यहाँ पर रहती आ रही है, फॉर मोर देन ईयर। क्यों लगाया हमने रहती आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर फॉर है आपका प्रीपोजिशन और उसके बाद मोर देन अ ईयर, एक टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। इसलिए जो है आपने हैज बीन लिविंग लगाया। लेकिन अब क्या हो गया, शी हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम फॉर अस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एरर जो है हमारा यहाँ पर बी वाले सेक्शन में एरर है दोस्तों, ठीक है। हुआ क्लियर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।